Assalamu alaikum. Hi guys, how are you all? Hope you all are fine. So let's start our new lecture video about photoelectric effect. और ये चैप्टर 17 का नेक्स्ट टॉपिक है और मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करके इसकी जो डेरिवेशन है वो करवा के मैं आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सेकेंड ईयर का पेपर होगा उसमें इसका लॉन्ग एक पार्ट होगा, वो इम्पोर्टेंट सवाल है जो सेक्शन सी में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो सवाल किस तरह से आ सकता है, सवाल कैसे आ सकता है, आपके पास सवाल होगा जैसे व्हाट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और फिर आपसे वो पूछेगा कि डिस्कस इट्स ग्राफिकल बिहेवियर। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक ग्राफिकल बिहेवियर हमने पढ़ना है, वो पूछेगा। और फिर कहेगा कि ड्राइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बेसिक जो हमारा असल मामला है वो ये है कि डेरिवेशन करनी है ड्राइव आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपने ड्राइव करनी होगी, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग में बनाऊंगा भी जब मैं उसको ड्राइव करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर हम कुछ ग्राफिकल बिहेवियर को देखेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे, देन हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो देखो हमारे पास जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो ये है कि देखो आपके पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है भाई, एक मेटल सरफेस है, सम काइंड ऑफ मेटल या सम, इसमें हम कोई भी किसी भी किस्म का मेटल यूज़ कर सकते हैं, कोई ख़ास स्पेसिफिक नहीं बोला गया, ठीक है। एक मेटल हमारे पास सरफेस है। मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि हम उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देके उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। बट ये आयोनाइजेशन एनर्जी देने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत तरह तरह के मेथड्स हैं। इनमें से एक मेथड हम ये इस्तेमाल करेंगे कि हम इस मेटल के ऊपर लाइट शाइन करेंगे, रोशनी को एक्सपोज करेंगे। रोशनी एक एनर्जी है। असल में जो रोशनी होती है, जो लाइट होती है, वो डुअल नेचर रखती है, वो वेव नेचर भी रखती है, वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। जब वो किसी में एब्जॉर्ब होती है तो वो एज अ वेव फॉर्म भी जा सकती है, एज अ पार्टिकल फॉर्म भी जा सकती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये साबित करेगा कि जो लाइट होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो पार्टिकल नेचर रखती हैं। और वो पार्टिकल कौन होता है? आइंस्टीन के मुताबिक वो पार्टिकल होता है फोटॉन। वो पार्टिकल कौन होता है? वो पार्टिकल होता है फोटॉन। फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो बेसिकली पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी रखता है। तो इसका एक कंबाइंड नेम अक्सर लोग वेविकल भी यूज़ करते हैं। वेविकल क्या? पार्टिकल होते हुए वेव नेचर रखता हो, वेव होते हुए पार्टिकल नेचर रखता हो, यानी डुअल नेचर रखता हो। तो जब भी हम एक फोटोन बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं कि ये एक फोटोन है, बना रहे हैं वेवी, लेकिन है ये पार्टिकल। बेसिकली क्या, अगर आप यूँ मान लो एक बड़ी वेव है, उस वेव के आप छोटे छोटे पार्ट कर दो, यानी आप बोलो वेव के पैकेट्स बना दो। एक बड़ी वेव नहीं, आप बोलो वेव के पैकेट्स बना दो, छोटे छोटे वेव पैकेट्स। तो छोटा वेव पैकेट, या उसको बोलेंगे पैकेट ऑफ एनर्जी, या उसको बोलेंगे क्वांटा, क्या बोलेंगे? क्वांटा, या उसको बोलेंगे फोटोन। ये क्या है? ये बेसिकली वेव पैकेट है, यानी वेव है, एनर्जी है, लेकिन पैकेट्स फॉर्म में आ रही है, डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही है। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, यानी या तो एक एब्जॉर्ब होगा, या दो एब्जॉर्ब होंगे, या तीन एब्जॉर्ब होंगे। इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है। इसको बोलेंगे डिस्क्रीट अमाउंट में आ रहा है, ठीक है, पार्टिकल फॉर्म में। हमने इस फोटो इलेक्ट्रिक में ये करना है कि बेसिकली हमने फोटोन से, लाइट से हमने बनाना है करंट। क्या बनाना है? इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसी को बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी हमें फोटोन के बदले इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तुम एक फोटोन दो, हम तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन देंगे। आप मेटल को एक फोटोन दो, मेटल आपको एक इलेक्ट्रॉन देगा। आप मेटल को 10 फोटोन दो, आपको 10 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन इसके पीछे भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन हो वो फोटोन लेके बाहर आ जाए, कभी कभी बाहर नहीं भी आता, तो हमारा फोटोन अंदर ही ज़ाया हो गया। बहरहाल ये एक ऐसा इफेक्ट है कि अगर आप फोटोन दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, लेकिन आने की शराइत होंगी ना, डेफिनेटली सी बात है, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या करना है, आपने एक फोटोन यानी लाइट को इस पे ऐसे
एक्सपोज करना है। अब वो जो फोटोन होगा ना, अब सुनो, फोटोन जो होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी hv। क्या होगी? hv। यहाँ h कहलाता है प्लांक्स कांस्टेंट, h कहलाता है प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एंड यहाँ v कहलाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अच्छा, एच वी को ऐसे भी लिख सकते हैं hc/λ। इसमें h इज़ अ कांस्टेंट, इसमें c जो है वो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, या आप स्पीड ऑफ फोटोन कह लो। ठीक है, यहाँ c क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी सुन लो। c का सिंबल क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम कॉस्मिक रेज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस होती हैं ये कॉस्मिक रेजेस भी कहलाती है क्योंकि स्पेस से हमें रिसीव हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। याद रखना, हर फोटोन अपने साथ एक वेव जोड़ के रखेगा। हर पार्टिकल अपने साथ एक वेव रखता है और हर वेव पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो फोटोन एक वेविकल है, एक ऐसा पार्टिकल है जो पार्टिकल तो है साथ में वेव भी रखता है। सो लिहाजा हम जब बात करेंगे फोटोन के लिए तो फोटोन को पार्टिकल भी कंसीडर कर सकते हैं, फोटोन को एक वेव पैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेव पैकेट है तो लिहाजा फोटोन की वेवलेंथ होगी और फोटोन की फ्रिक्वेंसी भी होगी। ठीक है भाई। अच्छा, अभी क्या है मामला कि जब आप किसी मेटल को एक फोटोन दोगे तो बेटा वो मेटल क्या करेगा? फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आप मान लो, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये ग्राउंड स्टेट n=1 है, फिर n=2 है, फिर n=3 है, एंड देन कोई लास्ट स्टेट है n=4। ठीक है, ये वाली स्टेट मान लो n=5। ये आ गया सरफेस। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ था, है ना भाई। जब इसको फोटोन मिला तो या तो ये फोटोन की सारी एनर्जी ले लेगा, ठीक है, और जंप करके ऊपर आ जाएगा। इसको कहते हैं आयोनाइज हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्ड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइटेड। जब आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, एनर्जी लेके ऊपर आया, एक्साइटेड हो गया, और मान लें कि वो एक बिल्कुल आखिरी वाले शेल पे पहुंच गया कि अब अगर थोड़ी सी भी एनर्जी और मिलेगी तो ये सरफेस को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, इस मेटल सरफेस को तोड़कर बाहर आ जाएगा, और ये जो मेटल है ये हो जाएगा आयोनाइज्ड। ये हो जाएगा आयोनाइज्ड। इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे फाई, वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। है भाई, इतनी एनर्जी मिलेगी तो मेटल को ब्रेक कर कर बाहर आ जाएगा। है भाई। अच्छा, तो वर्क फंक्शन क्या है? वो कम से कम एनर्जी है। अभी आपके पास अगर डेफिनेशन आपसे पूछें वर्क फंक्शन क्या है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। सही है। अच्छा, अब सुनो, वर्क फंक्शन क्या चीज़ है? एनर्जी है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? फोटोन से। इसका मतलब है यकीनन हमें जितनी एनर्जी चाहिए हमें उतनी एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि फोटोन का फॉर्मूला हो जाएगा hv0, सॉरी वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा hv0। अब hv0 क्यों आ रहा है भाई? h इज़ अ प्लांक्स कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है? hv, प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ कांस्टेंट। इसको मैंने यहाँ v0 बोला। अब ये v0 क्या है? v0 है, इसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, आपको कम से कम जितनी एनर्जी का फोटोन रिक्वायर्ड है उस फोटोन की कम से कम जितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, कि इतनी वेवलेंथ होगा तो उसमें इतनी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी होगी तो वर्क फंक्शन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा।
उस कम से कम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट। डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड किस चीज़ की? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो उसके लिए वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। आपने वर्क फंक्शन की डेफिनेशन को भी याद करना है, आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को भी याद करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आप सुनो मेरी बात। जैसे मैंने आपको बोला कि एच वी बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा के, तो एच वी नॉट को मैं लिख सकता हूँ एच सी अपॉन लेमडा नॉट, एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो बेटा एच इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट। अब देखो इधर लेमडा नॉट क्या है? अब लेमडा नॉट का मतलब है कि लेमडा नॉट का मतलब है, अच्छा हाँ मैं एक बात और बोल दूं कि मैं जो अभी अब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहा था, मैं फोटोन की वेवलेंथ का जिक्र कर दिया था। बहरहाल मैं ये बात दोबारा बोल देता हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, या अगर आप इसको पहले ज़्यादा से ज़्यादा बोल दो, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फोटोन की वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जिससे आपको इलेक्ट्रॉन बाहर मिल जाए, वो कम से कम, या वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो आपको रिक्वायर हो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही है, मैंने शायद पहले वेवलेंथ बोल दिया था। बहरहाल अब आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। अगर एक फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा है, बड़ी वेवलेंथ है, तो बड़ी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी कम होती है। जितनी छोटी वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, वो कम टाइम में ज़्यादा वेव बनाएगी। छोटी वेव बड़ी फ्रीक्वेंसी, बड़ी वेव छोटी फ्रीक्वेंसी। सही है, तो सुनो, अगर आपको एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए तो बेटा उस रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए एक रिक्वायर्ड वेवलेंथ भी होनी चाहिए। इसका मतलब है आपने शुरुआत से बात करी कि आपको एक मखसूस वेवलेंथ का फोटोन चाहिए, और उस मखसूस वेवलेंथ की फोटोन की मखसूस फ्रीक्वेंसी होगी, और उस मखसूस फ्रीक्वेंसी की कॉरिस्पॉन्डिंग मखसूस वर्क फंक्शन आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या? ये जो लैम्डा नॉट है ये भी एक मखसूस रिक्वायर्ड वेवलेंथ है, और इस वेवलेंथ को बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है भाई। अब सुनो, आपको डिफाइन करने को पूछ सकता है सवाल में कि डिफाइन करो क्या? कट ऑफ वेवलेंथ। आपसे पूछ सकता है डिफाइन करो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपसे कह सकता है डिफाइन करो वर्क फंक्शन। ये तीन चीज़ें पूछ सकता है, और एक चौथी चीज़ आएगी, उसे बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे बोलेंगे क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या चीज़ होती है अभी ये समझते हैं, ठीक है। बट अभी तक जो मैंने बातें बताई वो समझ देना कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। एक मेटल को फोटोन दो, फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको उस इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए वो कम से कम एनर्जी वाला फोटोन, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए, है ना, वो क्या होनी चाहिए? जो आपको इलेक्ट्रॉन को सरफेस को तोड़ के बाहर निकालने के लिए वो जो कम से कम एनर्जी चाहिए, जो उस फोटोन में होनी चाहिए, इतनी एनर्जी उसके अंदर होनी चाहिए, उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। और उस वर्क फंक्शन की कॉरिस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी बनती है उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ बनती है उसको बोलेंगे कट ऑफ वेवलेंथ। फिर सुन लो कि अगर किसी की वेव है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, और अगर किसी के अंदर फ्रीक्वेंसी है तो उसके अंदर एनर्जी है। अच्छा, छोटी वेव, बड़ी फ्रीक्वेंसी। अब बड़ी यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी एनर्जी भी कम होगी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन में है, जबकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्स रिलेशन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बातें समझने के बाद
आप पहले समझो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और उसके बाद हम इसके ग्राफ वाली बात को डिस्कस करते हैं, और फिर हम आते हैं कि आइंस्टाइन ने हमें क्या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है वीडियो की, और हमें समझना चाहिए बातों को। कि देखो, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा, आपके पास, जिसको आप फोटो सेल भी कहते हो। एक डिवाइस होगी फोटो सेल, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम बनाएंगे जिसमें हमारे पास जो है ना, ऐसे, ये तो एक बैटरी है, यहाँ पे आपके पास 2 प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स। ठीक है, और आपने इसको बंद कर दिया एक ग्लास ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये एक मेटल प्लेट है और ये भी एक मेटल प्लेट है। ये बैटरी है, मान लो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव को इस तरह कनेक्ट किया तो फिर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। सही है? अच्छा, या फिर अगर आप रिवर्स कर दोगे तो टर्मिनल चेंज हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अगर पलट के लगाओगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर ये जो है आपका, मतलब आप इनको जो नाम देते हैं कैथोड और एनोड बोलते हैं आप इनको, तो कैथोड जो होगा वो आपका फिर नेगेटिव होगा, एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी ऐसी सिचुएशन में मैं बोल सकता हूँ ये एनोड है और ये कैथोड है। बट सुनो, आपने करना क्या है, आपके पास ये सेटअप है, आपने यहाँ से, क्योंकि ये ग्लास है, ट्यूब है, आपने यहाँ से रोशनी देनी है, यानी आप बेसिकली इसको फोटोन दे रहे हो। आप एक फोटोन दोगे, इस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। आप मान लो आप 2 फोटोन दे रहे हो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। आप मान लो आप 3 फोटोन दे रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। ग्राफिकल बिहेवियर हमें यह बताएगा कि आप अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हो। सुनो, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन का मतलब होगा इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटोन को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी, क्या? फ्रीक्वेंसी इज सेम। सुनो, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओ, फोटोन की तादाद को बढ़ाते जाओ, लेकिन फ्रीक्वेंसी को सेम रखो, तो क्या होगा? पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। ये कब जाके स्टार्ट होगा कि आप वो जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो, भले सेम दे रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी उतनी हो जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है। रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपने एक बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया। अब आप फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दो, यानी आप जिस रंग की, जिस वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल कर रहे हो वही इस्तेमाल करो, चेंज नहीं करना, वही लाइट रहेगी। लाइट का जो कलर है, विजिबिलिटी है, जो रेंज है, वो डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देंगे। फ्रीक्वेंसी को फिक्स करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। सही? अच्छा, अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, हमें ज़्यादा करंट चाहिए। अब सुनो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, हमने क्योंकि बैटरी से इन दोनों टर्मिनल को पोटेंशियल दिया हुआ है, एक को हाई पोटेंशियल दिया हुआ है और एक को लो पोटेंशियल दिया हुआ है। अभी हमने यूँ मान लो, हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो उसका मतलब है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उन्हें बैटरी की पावर से, वोल्टेज से धक्का देकर आगे फेंका जा रहा है और इन सबको कलेक्ट करवाया जा रहा है इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर है। ये जो है ना, इसे बोलेंगे कलेक्टर, और ये आपकी सिंपल प्लेट है।
प्लेट से कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन को जमा कराया जा रहा है, फोटो करंट हासिल किया जा रहा है। फोटो करंट क्या? फोटो करंट क्या? ऐसा करंट जो उन इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको मिल रहा है जो इलेक्ट्रॉन फोटोन की वजह से बाहर आ रहे हैं। अब आप फ्रीक्वेंसी एक मखसूस रख दो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी को अगर फिक्स कर दो और इंटेंसिटी को बढ़ा दो, यानी आप उसी फ्रीक्वेंसी वाले ज़्यादा फोटोन, मैंने 3 बनाए मैं 4 बना देता हूँ, मैं 5 मैं जितने फोटोन बढ़ाऊँगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी क्या? अगर आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको बोलेंगे करंट, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ उस करंट को नाम दिया जाएगा ग्राफ में सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट यानी आपको अगर सैचुरेशन करंट यानी करंट जो आपको मिल रहा है वो ज़्यादा चाहिए, तो आपको फ्रीक्वेंसी को अगर आप फिक्स रख दो, फ्रीक्वेंसी को अगर आप फिक्स रख दो और आप इंटेंसिटी को बढ़ाओ तो आपको ज़्यादा करंट मिलेगा। अब ज़्यादा करंट मिलने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होगी ना, इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब सुनो, आप फोटोन को आगे भेजने में ना इन्हें दे रहे हो फॉरवर्ड पोटेंशियल। क्या दे रहे हो? फॉरवर्ड पोटेंशियल, जो ये आगे धकेल रहे हैं। अब अगर एक ऐसी सिचुएशन आप बनाना चाहो कि यार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, कलेक्टर पे आ रहे हैं, अब हम इन्हें कलेक्ट नहीं करना, अब हम इन्हें रोक देना है कि भाई अब सब रुक जाओ, हमें फोटो करंट को रोकना है। अब रोकने का भी एक पर्पस होगा, यकीनन कोई ना कोई चीज़ हमें मालूम करनी होगी उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी होगी, उनकी वेलोसिटी मालूम करनी होगी कि भाई कितनी थी जिससे आ रहे थे, तो उसके लिए हमें उनको रोकना पड़ेगा। रोकेंगे तो पता चलेगा, रोक के फिर मालूम करेंगे। ठीक है, अच्छा, यानी रोकने का मतलब है रुक जाएगा तो रेस्ट में आगे, मेरा मकसद ये नहीं है। रोक के हम उसके ऊपर इक्वेशंस लगाएंगे, जैसे कि लॉस ऑफ काइनेटिक इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, का ये इक्वेशन लगाएंगे। लेकिन अभी आपको इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना हो तो आपको फॉरवर्ड पोटेंशियल नहीं देना, आपको बैकवर्ड या रिवर्स पोटेंशियल देना, जिसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी इसका उलट, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है कि जहां इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे आपने वहीं बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, आपने इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर दिया, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, डायरेक्शन करंट की चेंज हो गई। अब ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने दे रहा और ये इलेक्ट्रॉन को अपने करीब नहीं आने दे रहा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना रुक जाएंगे, फौरन नहीं रुकेंगे। जैसे जो बहुत फास्ट जा रहे थे वो स्लो हो जाएंगे, जो स्लो जा रहे थे वो रुक जाएंगे, लेकिन आगे चलने में रुकावट मिलेगी। रुकावट का मतलब इनको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया जा रहा है और आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि टोटल करंट रुक जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, कि जब हमने उसको उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया जितना हम उसको पहले फॉरवर्ड पोटेंशियल दे रहे थे। तो अब ऐसा स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया जिसके ऊपर जो करंट है, फोटो करंट है, वो रुक जाए, ज़ीरो हो जाए, है ना। तो उस वक्त यानी वो वाला पोटेंशियल क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। वो पोटेंशियल हम नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे। यानी नेगेटिव में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। पहले आप इलेक्ट्रॉन को खुद आगे बढ़ा रहे थे तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल था, लेकिन अब आप इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हो तो वो नेगेटिव पोटेंशियल है। तो नेगेटिव पोटेंशियल सिर्फ जब दिया जाएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को रोकना हो, और जब आप इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे तो बेटा उस वक्त आप कर क्या रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है जिसके अंदर जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, जिससे वो आगे आ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में लॉस लेकर आ रहे हैं, आप उसको कम कर रहे हैं। इसका मतलब है आप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब किसी के अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक आता है तो उसके अंदर गेन इन पोटेंशियल आता है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी को किसी के अगेंस्ट लेके जा रहे हो तो आप उसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो। आप इलेक्ट्रॉन पे अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो इलेक्ट्रॉन को रोक के रख रहे हो। रोक के रखने का मतलब है आप उसको
पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो और उसकी काइनेटिक को कम कर रहे हो। जो काइनेटिक कम हो रही है वो उसके अंदर स्टोर हो रही है एज आ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ जब स्टोर होती है जब आप किसी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो, ठीक है। तो लॉस इन KE इक्वल टू गेन इन PE। तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो जाएगा। अब सुनो, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी V0E। V0E, this V0 is what? And this V0 is called stopping potential and this is charge यानी इलेक्ट्रॉन। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कब दी जाएगी? जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करोगे एक चार्ज के ऊपर। तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर पे पहुंचने से रोक रहे हो, ऑपोजिट या नेगेटिव पोटेंशियल देके। यानी फॉरवर्ड पोटेंशियल में तो आगे धकेल रहे थे, नेगेटिव पोटेंशियल में आप उसको कलेक्टर पे पहुंचने से रोक रहे हो। और ऐसी सिचुएशन में जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि लॉस इन KE बराबर है गेन इन PE के, तो देखो लॉस इन PE का काइनेटिक का मतलब है हाफ m0 V स्क्वायर इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल का मतलब है V0E। इस इक्वेशन की मदद से आप क्या क्या मालूम कर सकते हो? आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है, आप क्या मालूम कर सकते हो? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर सकते हो। सही है। तो अब इसका जो पहला वाला ग्राफ बनता है ना, पहला वाला ग्राफ, वो पहला ग्राफ आपको ये बोलता है कि बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, आप जब अपना पहला ग्राफ समझोगे तो वो लिखा हुआ होगा ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सुनो, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ का मतलब क्या होगा? ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। अब सुनो, अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है। अब क्या मतलब है इसका? देखो, जब इलेक्ट्रॉन फोटोन से एनर्जी लेंगे ना तो वो कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे लोअर स्टेट से हायर स्टेट में आने के लिए, तो कुछ एनर्जी खर्च होगी। अब अगर उनके पास उतनी एनर्जी बच रही है जो उस मेटल का वर्क फंक्शन है, जो उस मेटल का वर्क फंक्शन है, जो रिक्वायर्ड करता है कि आप मेटल की सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकल जाओ, अगर इलेक्ट्रॉन में उतनी एनर्जी बचती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, अगर नहीं बचती तो इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहेगा। अच्छा सुनो, अगर वो बाहर आ गया और उसके पास अब एनर्जी ख़त्म हो गई तो इसका मतलब है वो जस्ट बाहर आके बैठ गया। लेकिन अगर उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी बची थी जिससे वर्क फंक्शन भी हो सकता था, इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ सकता था और बाकी खर्चे के लिए जेब में पैसा बाकी था, यानी एनर्जी बची हुई थी, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बची हुई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बची हुई होगी, उसी को बोलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जो उसके पास बची हुई होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के अगर उसे कोई धकेल नहीं रहा तो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर काइनेटिक कम है तो धकेलना पड़ेगा फॉरवर्ड पोटेंशियल देके। ठीक है। अब सुनो, ये ग्राफ आपको ऐसे बोलेगा, ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बनता है जिसमें ऐसे ही ग्राफ बनता है। ठीक है। अब इस ग्राफ में यहां पे आपने लिया है काइनेटिक एनर्जी को और यहां पे लिया है आपने फ्रीक्वेंसी को। अब सुनो, ये एक पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? सुनो, ये एनर्जी की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी।
इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे आके इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलेगा। कब बाहर निकलेगा? जब उसको एक मखसूस अमाउंट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी और वो फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करें ना, लाइक 0 1 2 3 4 5 से, ये एक मखसूस अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी इस पॉइंट पे, जिसको लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे दो, तो फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आप देते हो तो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे। ये पॉइंट तो दोनों एक ही लाइन पे थे ना, इनकी हाइट सेम थी। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर है ये। अब सुनो, ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन के इस वाले पॉइंट को देखते हैं। ये पॉइंट आपका एक्स पे कहाँ है? यहाँ पर है। और ये पॉइंट वाई पे कहाँ है? यहाँ पर। अब सुनो, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, ऊपर जा रहा है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो तो एनर्जी भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या कि अगर आपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, जिसमें से उतना तो मिल गया जिससे उसको बाहर निकलना था, लेकिन जितना ज़्यादा दिया तो वो किस में बदल गया? इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यानी आप अगर सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा ज़ीरो एनर्जी के साथ। लेकिन अगर आप और ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन देते, जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेस एनर्जी बचती, काइनेटिक एनर्जी बचती मैक्सिमम, और उससे वो निकल के आगे ट्रैवल करता। तो ये ग्राफ आपको खाली ये बता रहा है कि अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन याद रखो, काइनेटिक एनर्जी का स्टार्ट कब होगा? काइनेटिक एनर्जी का स्टार्ट कब होगा? यानी वो 0 जूल है। 0 जूल कब है? जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मिल जाए। जहां उससे थोड़ी ऊपर मिलेगी, एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। है भाई? सो लिहाजा जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो ये शो करता है कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर आप इससे और कम फ्रीक्वेंसी देते यहाँ, यानी कि आप इससे और कम फ्रीक्वेंसी इधर कहीं देते तो आपको एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू मिलता। नेगेटिव एनर्जी नहीं होती तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब यूं समझ लो कि इलेक्ट्रॉन को अभी बहुत एनर्जी चाहिए निकलने के लिए। ये मतलब ले लो नेगेटिव एनर्जी का, कि इतनी एनर्जी और चाहिए, मिलेगी तो बाहर आएगा। अब वो जो एनर्जी मिलेगी वो किस सूरत में मिल रही है? वो वर्क फंक्शन यानी वो जो फोटोन की सूरत में मिल रही है। तो अगर आप इस थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो 0 जूल क्या, 0 जूल तक भी नहीं पहुंचेगा, उसको मज़ीद एनर्जी चाहिए होगी। है? फिर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इतनी एनर्जी दे दोगे कि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, बट एनर्जी बाकी सारी ख़त्म हो गई 0 जूल। अब और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि आफ्टर V0 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये पहला ग्राफ आपको ये बता रहा है। आओ चलते हैं दूसरे ग्राफ के ऊपर, जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र आएगा। ये सवाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं लाजमी करा रहा हूँ। आपसे फोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन पूछेंगे, ग्राफिकल बिहेवियर पूछेंगे और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछेंगे। अच्छा, ग्राफिकल बिहेवियर अगर ना पूछा तो वो आपसे वो 4 डेफिनेशन पूछ लेगा। कौन सी? कट ऑफ वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक 5वां भी ऐड हो सकता है, शायद मैंने उस वक्त बताना भूल गया हूँ। वो 5वां आपका ये होगा जिसका मैंने जिक्र अभी किया था। क्या? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। ये पांच डेफिनेशनें बन जाएंगी, आपको याद करनी चाहिए डेफिनेट। ठीक है। अच्छा, नाउ अब अगला जो ग्राफ है वो क्या है? ग्राफ सेकंड ग्राफ, करंट वर्सेस पोटेंशियल। 2 तरह का ग्राफ होगा। पहला ग्राफ होगा कि इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो
कांस्टेंट, डिफरेंट इंटेंसिटी और कांस्टेंट या सेम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट इंटेंसिटी बट कांस्टेंट या सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में सुनो, एक ग्राफ बनाया, यहां इंटेंसिटी ली, यहां फ्रीक्वेंसी ली, यहां इंटेंसिटी ली, है ये। अब सुनो, एक मिनट, सॉरी, करंट वर्सेस पोटेंशियल ना, तो आपका ये जो है ना पोटेंशियल है, पोटेंशियल यानी V, और ये आपका कौन है, करंट, सही बना रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल वर्सेस करंट, आप क्या कर रहे हो, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए जिस लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करवा दिया, फिर आपने कहा भाई हम इंटेंसिटी को अब चेंज कर रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ रहे, फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ रहे। अच्छा, अब सुनो, अगर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, उनके अंदर एनर्जी होगी पिछले वाले ग्राफ के अकॉर्डिंगली, कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज़्यादा एनर्जी है ना। तो अब मिसाल के तौर पे आपने एक फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया था और उस पर कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और उनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हो तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स हो गई, अब इनके अंदर और ज़्यादा एनर्जी नहीं आएगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को सेम रख के इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, इंटेंसिटी का मतलब है अब आप और ज़्यादा फोटोन दे रहे हो, तो पहले के मुकाबले में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। लेकिन अब इसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उन सब के अंदर उतनी ही एनर्जी होगी जितनी बाकी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि पुराने वाले इलेक्ट्रॉन में एनर्जी नहीं बढ़ जाएगी, बल्कि और मज़ीद नए इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर आप इंटेंसिटी अलग अलग लेते हो, डिफरेंट इंटेंसिटी लेते हो, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देते हो तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी ज़्यादा बचेगी तो ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हो तो सब हर इलेक्ट्रॉन के पास सारा शॉपिंग करने के बाद जो पैसा बच रहा है वो एक ही जैसा बच रहा है जितने आपने शुरू में पैसे दिए थे। अगर आप पैसा बढ़ा दो तो पैसा ज़्यादा बचेगा, सही है। तो इसीलिए अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दोगे तो एनर्जी ज़्यादा बचेगी। तो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दो, इंटेंसिटी को डिफरेंट कर दो। एक इंटेंसिटी आपको ग्राफ में इस तरह बताया, जैसे 3 लाइन्स बनाई हैं, 1 2 3, ये I है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इंटेंसिटी है। यानी इंटेंसिटी को ऐसे बताया है भाई, ये इंटेंसिटी 1 है, इंटेंसिटी 2 है, इंटेंसिटी 3 है। पहले आपकी ये इंटेंसिटी थी, फिर ये इंटेंसिटी, फिर ये इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी 1 पे कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो ये एरिया है, ये शो कर रहा है करंट को, यानी कितना ज़्यादा करंट है, और इसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ऊपर वाली लाइन और ऊपर बन रही है, इसका मतलब आपको करंट और ज़्यादा मिल रहा है। इंटेंसिटी 3 आपने बढ़ा दी और ज़्यादा करंट मिल रहा है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट ज़्यादा मिलेगा, करंट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही होगी, बट वो तादाद में ज़्यादा होंगे, इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी उसके बाद बच रही होगी ना, वो तकरीबन सब में सेम कह सकते हैं उसको। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ना वो ज़्यादा हो रही है, सही है। तो इसका मतलब है कि हमें जो एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड थी, अभी भी हमें उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड है। यानी हमने जो एक पोटेंशियल बैरियर बनाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि हमें इलेक्ट्रॉन को रोकना है, तो पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन को रोक रहे थे तो हर इलेक्ट्रॉन के अंदर जितनी एनर्जी थी उसके मुताबिक हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। अब अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई तो हर जितने ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, हम इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन में एनर्जी उतनी ही है। वो तादाद में बढ़ गए तो हम हर किसी से लड़ सकते हैं। हाँ, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला आ जाएगा तो उससे लड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन में जब उतनी एनर्जी होगी तो हम सबको गिराते रहेंगे। तो इसीलिए अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे
तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी, लेकिन उनको रोकने वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो फिक्स होगा, सेम होगा। तो इसीलिए ये सारी लाइन यहाँ पे आके मीट करेंगी। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये नेगेटिव साइड पर मिलेगा, नेगेटिव साइड पर। तो इसका मतलब है अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो करंट को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दरकार था उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम अमाउंट चाहिए। इसकी वजह यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जिस इलेक्ट्रॉन को रोकना उसमें कितनी एनर्जी है। तो भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अंदर जो एनर्जी होगी ना वो तकरीबन सबके अंदर ही सेम होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे उनकी एनर्जी बढ़ गई, नहीं बढ़ी, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन वो वैसे ही निकल रहे हैं, मज़ीद और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और उन इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जो एनर्जी बच रही है वो उतनी ही बच रही होगी। तो इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पहले हर एक इलेक्ट्रॉन को रोक सकता था वो अब आने वाले और इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक सकता है। मान लो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन को रोक सकता हूँ, तो अब उस जैसे जितने भी आ जाएंगे मैं रोक दूंगा, है ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर वही एक इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी का आ जाए तो उस एक ही इलेक्ट्रॉन को मैं नहीं रोक सकता। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ना बेसिकली एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है। अब उस जैसे जितने भी आते रहेंगे वो हर एक को ऐसे 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 रोकता रहेगा, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ही बहुत बड़ी एनर्जी का आ जाएगा तो उसी को रोकना मुश्किल हो जाएगा, सही है। तो लिहाजा ये आपका ग्राफ बनेगा कि जब आपके पास इंटेंसिटी डिफरेंट हो और जो फ्रिक्वेंसी सेम हो, तो हम ये बोल रहे हैं द अबव ग्राफ शोज दैट सैचुरेशन करंट, दिस सैचुरेशन करंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, कितना ज़्यादा करंट मिल रहा है, जो एक वक्त फिक्स हो जाएगा सैचुरेशन करंट की इतना मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी के ऊपर। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ 10 भी बना दो, इंटेंसिटी की अलग अलग लाइनें सारी आके यहीं मीट करेंगी, इसका हमारे सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, सही। अगले ग्राफ की बात करते हैं। अब अगला ग्राफ ये बोल रहा है कि भाई देखो आप इंटेंसिटी को फिक्स कर दो। इंटेंसिटी अब तक तुम लोगों ने समझ लेनी चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब था कि फोटोन की तादाद, रोशनी का रंग, रेंज सेम है, लेकिन उसमें उसी जैसे फोटोन बहुत सारे हैं। इसका मतलब है ब्राइट बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, ठीक है। अब सुनो, अगर आप ब्राइटनेस को फिक्स कर दो, इंटेंसिटी को फिक्स कर दो, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करते जाओ, चेंज करते जाओ, पहले फ्रीक्वेंसी कुछ थी फिर कुछ और कर दी, यानी कलर ही लाइट का चेंज होता जा रहा है। वो अगर आप प्रॉपर मोनोक्रोमेटिक इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर चेंज होगा, लेकिन अगर आप वाइट लाइट इस्तेमाल करो तो वाइट लाइट में भी रेंज चेंज हो सकती है, आप फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। लाइट के मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम होते हैं, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आप इस बार किसी मुख्तलिफ किस्म का फोटोन भेज रहे हो, आप फोटोन की नेचर ही चेंज कर रहे हो। पहले कोई फोटोन आ रहा था, अब कोई और फोटोन आ रहा है। तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है ना वो डिपेंड करता है उसको कैसा फोटोन मिल रहा है। अगर आपने फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसका मतलब है कि हो सकता है इस बार ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन आ रहा है। तो अगर ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो इस वक्त एनर्जी बचेगी ना एंड में, वो ज़्यादा बचेगी। यानी क्या, आपने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, यानी आप फोटोन की तादाद फिक्स कर दी, भाई हमने 10,000 फोटोन भेजने, 10,000 ही जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी मान लेते हैं 10,000 या उससे कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं 10,000 निकले, मान लेते हैं 8,000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 8,000 इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा, अब 8,000 ही निकलेंगे। अगर आप उन फोटोन जो 10,000 फोटोन भेजा, आप उनको ही ज़्यादा एनर्जेटिक करके भेज दो, उन्हीं 10,000 को, यानी उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दो, तो वही 8,000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन उन 8,000 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब ज़्यादा होगी। तो सुनो, पहले वाले जो 8,000 इलेक्ट्रॉन थे जिनमें एनर्जी कम थी, उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक रिक्वायर्ड था, लेकिन इस बार जब आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन के अंदर बची हुई एनर्जी भी बढ़ गई, तो इस बार हर एक इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसको रोकने के लिए पहले से ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, सही है। तो लिहाजा जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, इंटेंसिटी सेम होगी, तो हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन के लिए आपको अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, सही। तो सुनो, इंटेंसिटी इज सेम, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। इंटेंसिटी इज
सेम फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट, नहीं भाई। अब क्या है अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा कि आपके पास एक ही लाइन है, एक ही रेडिएशन है, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज कर रहे हो, तो हर बार की फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा और आप उसको इसी तरह से शो करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे लाइक V01 माइनस का V02 माइनस का V03 है भाई। जबकि ये जो कहलाएगा इसे बोलेंगे सैचुरेशन करंट, एंड दिस इज आवर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेशन करंट। और आपको 3 अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेंगे। वजह ये है कि इस वाले के लिए कम चाहिए, इसके लिए ज़्यादा स्टॉपिंग, इसके लिए और ज़्यादा स्टॉपिंग। इसका मतलब है जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा है उस वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ समझ आया होगा। जो कि अगर एक बार में नहीं समझ आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके समझें और कोशिश करें समझने की कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा कि जब आप कम से कम कट ऑफ वेवलेंथ वाला फोटोन देंगे, और कट ऑफ वेवलेंथ यानी उसके अंदर एक रिक्वायर्ड वेवलेंथ उसकी इतनी होनी ज़रूरी है, और उस वेवलेंथ के कॉरिस्पॉन्डिंग उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड, और उस थ्रेशोल्ड की कॉरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बनेगी उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। यानी हमें जो बेसिकली फोटोन चाहिए उसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो हमारे मेटल में रखे हुए उस इलेक्ट्रॉन को, जो अगर तो बिल्कुल ऊपर वाली वैलेंस शेल पे रखा हुआ था, उसको वो मिले और वो वर्क फंक्शन को ब्रेक करके बाहर निकल जाए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बहुत नीचे वाले स्टेट पे रखा हुआ था एटम के अंदर, तो बेटा जो फोटोन मिलेगा उसकी एनर्जी से पहले इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर आएगा, फिर जो एनर्जी बच जाएगी उससे वर्क फंक्शन को उसको ब्रेक करना है। तो अगर वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी बची तो बाहर आएगा, नहीं बची तो नहीं आएगा। तो बेसिकली ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप उतना फोटोन दो जो इक्वल टू वर्क फंक्शन हो। अगर आप बिल्कुल वर्क फंक्शन के इक्वल फोटोन दोगे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना सिर्फ जब मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आखिरी वाले शेल में रखा हुआ हो और उसको मज़ीद ऊपर आने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ सरफेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इस बात को भी याद रखना। यहाँ से आगे चल के मैं आपको बता दूँ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें ये कहती है कि आइंस्टाइन के मुताबिक सारी मैथमेटिक जो वर्डिंग होती है वो तो आप खुद नोट से देख लेना, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन बता रहा हूँ, और वो मैथमेटिकल इक्वेशन आपको ये बोलेगी मैं ये क्या काम करा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ। मैंने कहा था हेडिंग बना के दूंगा प्रॉपर, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है भाई, सुनो। आइंस्टाइन के मुताबिक आप जो फोटोन देंगे, जिस एनर्जी का फोटोन देंगे, एनर्जी ऑफ, वो 2 हिस्सों में टूट जाएगी। पहला क्या, वर्क फंक्शन, दूसरा क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये। यानी मैंने आपको बताया ना कि पहले तो वो वर्क फंक्शन से लड़ेगा, और वर्क फंक्शन से लड़ने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, इस इक्वेशन में एक बात और हम यहाँ मेंशन नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ऐसा हर बार नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये वाली एनर्जी किसी तीसरे हिस्से में भी टूटेगी। वो तीसरा हिस्सा क्या होगा कि वही वाली बात कि इलेक्ट्रॉन नीचे वाली स्टेट में था, तो ये और मज़ीद भी डिवाइड हो सकती है किसके अंदर, आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रॉन को ऊपर, आयोनाइजेशन नहीं बोलूँगा, एक्साइटेशन बोलूँगा। इलेक्ट्रॉन को ऊपर लाने में जो एनर्जी चाहिए थी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ऊपर रखा हुआ था तो फिर वो एनर्जी कहीं नहीं जाएगी, आपके पास सिर्फ ये 2 पार्ट्स बनेंगे। तो हम उसको इतना नहीं सोच रहे, हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा हुआ है, बिल्कुल वैलेंस ऑर्बिट में रखा हुआ है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क फंक्शन चाहिए, और अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है तो जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में बन जाएगी, ठीक है। देखो, फोटोन की एनर्जी होती है hv, वर्क फंक्शन होता है hv0। आप इसको पहले ऐसे लिख लें कि E = फाई नॉट लिखते हैं अक्सर ना, फाई नॉट लिखा जाता है, आप चाहे तो फाई नॉट लिख दो।
प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये हो जाएगा एच वी इक्वल टू एच वी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा ये भी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन इसको अलग अलग सूरतों में लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ ना बेटा, तो दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ, किस टर्म में, वर्क फंक्शन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यूँ आप लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे बढ़ना है, आपने मेंशन करना है कि ये दो टर्म में है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक। इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं, मैंने वैल्यूज पुट करी। वैल्यूज पुट करने के बाद अगर हम बात करें तो ये जब मैंने पुट किया तो यहाँ से आप इनका डिफरेंस ले सकते हैं, एच माइनस एच नॉट कर सकता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो एच वी माइनस एच वी नॉट इक्वल टू के ई मैक्सिमम। और बेटा अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा वो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर है, आपको उसको रोकने के लिए उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी देनी है। तो लिहाजा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा होता है, सही है। तो लिहाजा आप यहाँ रख सकते हैं एच कॉमन निकाल के, वी माइनस वी नॉट इक्वल टू वी नॉट ई, है भाई। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो बेटा इसको मैं पलट के लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ वी नॉट ई इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट। आप इसको इक्वेशन 1 कह देते, इसको आप भले 2 कह दो। हैं ये सारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, लेकिन अलग अलग टर्म्स में। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड वी नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वी क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस इलेक्ट्रॉन की जो फोटोन हमें मिल रहा है। हाँ, तो मुमकिन है कि ये दोनों सेम भी हो सकती हैं, बट ये वो फ्रीक्वेंसी है जो फोटोन हमें मिल रहा है, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जो उसके अंदर एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो सुनो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको और फर्दर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो मेरी बात सुनो, आपने एक तो ये वाला फॉर्मूला जहन में रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। यहाँ से आप ये भी बना सकते हो, यानी एच वी के टर्म में लिख सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे ही शो कराना, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो करना। फिर आप यहाँ से ऐसे कन्वर्ट करके ऐसे लिखना, और लिखना दिस इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो तो एक सूरत और बन सकती है, तीसरी टर्म क्या बन सकती है, सही है। आपको मुख्तलिफ टर्म्स में इक्वेशन बना के आप दिखा सकते हो, ठीक है। इससे आगे आप बढ़ सकते हो, और वो आपका ये बनेगा कि बेटा देखो यहाँ पे जो एच लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ, सुनो। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ होती है। तो बेटा जब आप बात करते हैं फोटोन की, तो फोटोन की जो वेलोसिटी स्पीड को सी का सिंबल देते हैं, और फ्रीक्वेंसी को वी का, और लैम्डा को लैम्डा का। तो बेटा यहाँ से अगर मैं बोलूँ लैम्डा की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या बनेगी, तो वी होगा सी बाय लैम्डा, सी बाय। तो बेटा अगर v बराबर है सी बाय लैम्डा के, तो मुझे बताओ v नॉट क्या होगा, ये होगा सी बाय लैम्डा नॉट। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ, है भाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v नॉट ई एच सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट, है ना भाई। दोनों में से आप चाहो तो सी कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा v नॉट ई इक्वल टू एच सी 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा नॉट। और आपकी ये एक और शक्ल बन गई आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, जो किस टर्म में है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो है ही है, कट ऑफ वेवलेंथ। मैंने करा क्या, असल में तीनों इक्वेशन है आपको उन तीनों बेसिक टर्म्स में लिख के दी हैं जो हमें यहाँ चाहिए होती हैं, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि ये तीनों रिलेट कर रही हैं दूसरे, रिलेटेड हैं, ठीक है, समझ लो बात। दीज आर द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, यहाँ तक समझ लो। अब हम इसके बाद इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।